चले भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप किया था और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज हमारा है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल टाइम्स। Compound microscope. Compound microscope is an optical instrument. अफरा इतनी पीछे को बैठी बेटा, आगे इनके साथ बैठे। Compound microscope is an optical instrument which is used to see tiny objects with high magnification। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए नन्हे नन्हे ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सके हाईली मैग्नीफाई करके। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हाईली मैग्नीफाई करके देखा जा सके वो कहलाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। शाहिद भाई तो ये कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए जो चीज हमारे पास इस्तेमाल होती है कहलाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके पास आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं दो कन्वर्जिंग लेंसेज। It has two converging lenses। इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। पहला लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस एक ऐसा लेंस है which is placed near to object। एक ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक हो, एक ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक हो, जो ऑब्जेक्ट से करीब तरीन पाया जाए, वो क्या कहलाता है बोले? Objective lens। The lens which is placed near to object is known as what? Objective lens। मुझे बात बताएं, जितनी बच्चियां बैठी हुई, जो रेज आ रही हैं वो हमारे अंदर से आ रही हैं, डेस्क में से आ रही हैं, सूरज से आ रही हैं, चांद से आ रही हैं, तारे से आ रही हैं, बैक्टीरिया से आ रही हैं। बैक्टीरिया से आ रही है। किससे आ रही है? बैक्टीरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा होगा तो रेज बहुत कम होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, बहुत कम। तो अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा ले लिया तो बिला वजह इंस्ट्रूमेंट बहुत भारी हो जाएगा। इज इट? हम चाहते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो? पोर्टेबल। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम रखी जाती है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसको हम रखते हैं ऑब्जेक्ट के करीब and is of shorter focal length। ये एक ऐसा लेंस है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। ये एक ऐसा लेंस है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है and is of shorter focal length, और ये आपके पास एक shorter focal length का होता है। जबकि दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस। जबकि दूसरा लेंस कहलाता है कौन? आईपीस। हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हम कहते हैं कि आईपीस वो लेंस है जो आंख के करीब रखा जाए। इज इट? क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पागल हूं, मैं बिला वजह लेंस को उठा के आंख के करीब कर लूं? आईपीस का काम लेंस को आंख के करीब लाना नहीं है। आईपीस का काम फाइनल आई से शुरू होता है, इमेज को देखना है। आईपीस का काम क्या है? आईपीस का काम क्या है? आप फाइनल इमेज को जो उसी वक्त नजर आएगा ना जब लेंस में अपनी आंख के करीब लेकर जाओ। Did you get my point?
तो इसको हम कहते हैं द लेंस व्हिच इज प्लेस्ड नियर टू आई, द लेंस व्हिच इज प्लेस्ड नियर टू आई, एक ऐसा लेंस जो आंख के करीब रखा जाए, एंड इज यूज्ड टू सी द फाइनल इमेज, और इसके जरिए एक फाइनल इमेज देखी जाए। द लेंस व्हिच इज प्लेस्ड नियर टू आई and is used to see the final image and is of relatively larger focal length, और ये एक larger focal length का उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम, आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में ज्यादा। दोनों के दोनों लेंसेस डिफरेंट डायमीटर की ट्यूब्स के अंदर माउंट होते हैं, दोनों के दोनों लेंसेस डिफरेंट डायमीटर की ट्यूब्स के अंदर माउंट होते हैं। माउंट का मतलब होता है मिलना, दोनों के दोनों लेंसेस डिफरेंट डायमीटर्स की ट्यूब के अंदर माउंट होते हैं। ये अंदर वाली ट्यूब छोटी ट्यूब है, आगे बोले, बाहर वाली ट्यूब बड़ी ट्यूब है, तो ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसका मतलब इसका लेंस भी छोटा होगा, तो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस। आगे बोले, और बड़ा वाला आईपीस। दो लेंसेस के बीच का फासला कहलाता है एल, दो लेंसेस के बीच का फासला कहलाता है एल, और इस एल को कहते हैं लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर इसको आप कहते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये जो कैपिटल एल है, या तो आप इसको कहेंगे लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर इसको आप कहेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस इक्वेशन में कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यू मस्ट से ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब। बात समझ आ रही भाई? ओके, काम आपका घूम फिर के वही काम है, घूमकर फिर कर वही काम है, और घूम फिर के निकालना एक ही चीज है, क्या कर क्या निकाला, निकाला क्या था, मैग्निफिकेशन। आपको निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर, तो यहाँ पे भी आपको निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर। तो आपको निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। इसको हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज to the angle of vision of object. The ratio of angle of vision of image to the angle of vision of object when both object and image, when both object and image are placed at least distance of distinct vision. When both object and image are placed at least distance of distinct vision. माइक्रोस्कोप कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना
जरूरी होता है। माइक्रोस्कोप कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना जरूरी होता है। तो हमने लिखा द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट when both object and image are placed at least distance of distinct vision। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा की। अल्फा वो एंगल है जो हमारी आंख बनाती है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। तो अगर ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी तो मेरी आंख ऑब्जेक्ट के साथ एक एंगल बना रही है, बोली कौन सा, अल्फा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहता हूं तो मुझे बताइए इसको मुझे कहां रखना होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मेरे पास ये आंख है, आंख हमारी जो है ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बना रही है अल्फा। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं तो उसको रखेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने इस पे अप्लाई किया टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ए बी, बेस की वैल्यू क्या हो गई डी। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या बनी, ए बी अपॉन डी। उसके बाद असम्पशन आएगी अल्फा इज टू स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियंस। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है और रेडियंस में मेजर हो रही है तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है और रेडियस में मेजर होती है तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब इक्वेट कर लें इनको। जब इनको इक्वेट किया तो अल्फा बराबर आया ए बी अपॉन डी के। जब इक्वेट किया तो हमें मिला अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। अब बताइए मुझे, अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, इज इट? बड़ा कौन करेगा, लेंस। कौन करेगा, तो अब यहाँ पर आएगी इसकी कौन सी डायग्राम, रे डायग्राम। अब आप लिखेंगे फॉर बीटा, अब रे डायग्राम आएगी। जब दो लेंसेज की बात आती है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, दोनों लेंसेज बिल्कुल सेपरेटली कंसीडर किए जाते हैं। जब तक पहले लेंस की बात मुकम्मल ना हो जाए हम दूसरे लेंस के ऊपर अपनी कहानी को शिफ्ट नहीं कर सकते। When we talk about two lenses, then each lens should be studied separately। जब तक हम पहले लेंस से मुकम्मल तौर पे फारिग ना हो जाए हम दूसरे लेंस के बारे में रुजू नहीं करते। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त जो चीज मौजूद है वो मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। पहले तो मुझे आप सबकी कंसंट्रेशन चाहिए, डायग्राम देखें, उसके बाद छापिएगा डायग्राम। डायग्राम देखने उसके बाद रहेगा डायग्राम। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त एक ऑब्जेक्टिव लेंस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। अब तो ऑब्जेक्ट बहुत करीब आ रहा है। सबसे पहली चीज जो आती है ऑब्जेक्ट को रखने की प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हम ऑब्जेक्ट को रखें विद इन द फोकल लेंथ। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब भी लेंस के साथ ऑब्जेक्ट रखना हो, लेंस के साथ, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उसको रखें विद इन द फोकल लेंथ। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको फोकस पे रखें और तीसरी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको बिटवीन एफ एंड टू एफ रखें। तो विद इन द फोकल लेंथ यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि अगर मैंने विद इन द फोकल लेंथ इसको रख दिया तो ये इसको डाइवर्ट कर देगा और ये वर्क करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ था। और अगर मैंने यहाँ पे विद इन द फोकल लेंथ रख दिया तो फिर आईपीस का तो कोई रोल बचेगा नहीं। और अगर आईपीस का कोई रोल नहीं बचेगा इसका मतलब विद इन द फोकल लेंथ नहीं रह सकते। अब दूसरी प्रायोरिटी क्या, ऑब्जेक्ट का रखें फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। इतना छोटा सा तो ऑब्जेक्ट है, मैं बेवकूफ हूँ कि उसका इमेज में कहाँ लूँ, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे तो उनकी इमेज ली जाती है जिन ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो। तो तीसरी प्रायोरिटी कौन सी है, बिटवीन एफ एंड टू। अब सुनिए जरा, जब यहाँ पे आप फिगर बनाएंगे ना तो ये फोकस इसके नजदीक मार्क कीजिएगा। आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, नजदीक। और अब आपने फोकस से थोड़ा सा पहले एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। फोकस से थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। लिसन, फोकस थोड़ा सा पहले रख दिया एक ऑब्जेक्ट ए बी। फर्स्ट रे ने स्ट्राइक किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास हुई, फोकस। दूसरी के पास हुई ऑप्टिकल सेंटर, जहां दोनों इंटरसेक्ट, वहां क्या मिला, इमेज। क्या बोलेंगे, ए डैश डैश। डिड यू गेट दिस? अब ये इमेज पैरेलल लेंस बना रहा है। दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ फर्स्ट लेंस, ये जो इमेज पैरेलल लेंस बना रहा है।
इतना बन रहा है, मैं इसको इतना बड़ा करना चाहता हूँ, इसको मैग्नीफाई करेगा कौन? आईपीस। इसको कौन मैग्नीफाई करेगा? आईपीस। हमेशा जब 15, 20, 30, 40 लेंसेज एक साथ लगे होते हैं ना, तो हर पिछले लेंस का जो इमेज होता है वो हर अगले लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। हर पिछले लेंस का इमेज हर नेक्स्ट लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो इसका मतलब ये जो a डैश b डैश इमेज मुझे मिल रहा है, ये आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। पोजीशन मैटर करती है कि अब मैं आईपीस की पोजीशन क्या रखूं, तभी ये दोनों चीजें जो बनाई गई हैं ये एडजस्टेबल बनाई गई हैं ताकि इमेज आपको आपकी मुनासबत से मिल सके। तो क्वेश्चन ये कि अब मैं आईपीस को क्या नाम दूं, मैं आईपीस की पोजीशन क्या सेट करूं। तो अभी भी मैंने जुमला बोला आपसे, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? विद इन द फोकल लेंथ। तो आईपीस को करीब करें, करीब करें, करीब करें, करीब करें, करीब करें, इतना करीब कर दें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। The position of eyepiece is so adjusted that this image A dash B dash lies within a focal length of eyepiece. इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आएगा तो आईपीस वर्क करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आईपीस वर्क करेगा एज अ आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे क्यों काम करेगा? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ऑब्जेक्ट within the focal length of, आगे बोले, और आईपीस के अंदर भी ऑब्जेक्ट within the focal length। Did you get my point? क्या मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑब्जेक्ट within the focal length था, और आईपीस को भी मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आईपीस की बोले फोकल। आप जरा देखिए भाई, तो मैंने आपके सामने आईपीस बनाया, फोकल लेंथ पे लाने के लिए इसको इससे नजदीक बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसके नजदीक बना दिया। ये नहीं यहाँ से निकलेंगी रेस, पहली रे पास हो गई ऑप्टिकल, पहली रे पास हो गई ऑप्टिकल, जो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं। दूसरी रे स्ट्राइक है पैरेलल टू द फेस, और आपके पास ये रिफ्लेक्शन की बात कहां से पास होगी? फोकस। ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट विद इन द असल में ना बोलो ऑब्जेक्ट विद इन द, मतलब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ इज कन्वर्टिंग एज बिहेव करता है डायरेक्ट। तो जब अगली रे बनाई तो ऐसी बनाइएगा कि वो ना ऐसी दिखे ना वो ऐसी दिखे बल्कि वो ऐसी दिखे, दे मस्ट बी डाइवर्ज। तो मैंने अगली रे बनाई और उसको मैंने ऐसे डाइवर्ज कर दिया, इज इट? और यहाँ पे मैंने क्या रखी? अपनी आंख। अब ये दोनों डाइवर्ज होंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, और ये उस वक्त इंटरसेक्ट करेंगे व्हेन यू एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने इसको भी और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या किया? एक्सटेंड। एक पॉइंट आएगा जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पे आपको क्या मिलेगी? इमेज, और उसको मैंने नाम दिया, बोले क्या? A डबल डैश B डबल डैश। अब इसको चेक करें और इसको चेक करें, ये बहुत नन्हा और ये बहुत बड़ा, तभी हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिलती है हाईली मैग्नीफाइड। नोट कर ले डायग्राम, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं।